लास्ट क्लास में बेटा हम रूरल डेवलपमेंट के एग्रीकल्चर मार्केटिंग वाले क्वेश्चन को हमने खत्म करा था। अगर आपको याद हो रहा हो तो मैंने आपको बताई थी एग्रीकल्चर मार्केटिंग का मतलब होता है एग्रीकल्चर गुड्स को हर जगह पे स्प्रेड करने के लिए जो भी एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती उसे हम एग्रीकल्चर मार्केटिंग कहते हैं। एग्रीकल्चर मार्केटिंग इन्वॉल्व असेंबलिंग, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, ग्रेडिंग एक्सेट्रा, पैकेजिंग, सब कुछ आएगा। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट अगर मेरे को मार्केट तक पहुंचाने हैं बेटा तो जो भी एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती है ना दैट इज एग्रीकल्चर मार्केटिंग। और अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि पहले क्या होता था, फार्मर्स और गवर्नमेंट के बीच में इंटरमीडिएरीज यानी जमींदार रहते थे। ठीक है, फार्मर से वो कम प्राइस पे गुड्स लेते थे और आगे हाई प्राइस पे गुड्स बेचते थे। तो एग्रीकल्चर मार्केटिंग में बहुत सारी दिक्कतें आती थी, लाइक लो प्राइस पे गुड्स लेते थे, ठीक है, कम वेट पे लेते थे। ये एग्रीकल्चर मार्केटिंग की दिक्कतें। फार्मर्स के पास वेयर हाउसेज फैसिलिटीज नहीं थी, ये भी एग्रीकल्चर मार्केटिंग की दिक्कतें कि प्रॉपर वेयर हाउसेज नहीं था, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, ठीक है, कोल्ड स्टोरेज वगैरह ये सब चीजें नहीं थी, रोड रेलवे ये सब चीजें नहीं थी। ठीक है, फार्मर्स वर फोर्स टू सेल देयर प्रोडक्ट एट लो प्राइसेस, फॉल्टी वेइंग होती थी, मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स होते थे। ठीक है, फार्मर्स को बोला जाता था कि आपको प्रॉफिट हो रहा है बट एक्चुअली में उनको लॉस हो रहा होता था। तो ये सारी चीजें आपने एग्रीकल्चर मार्केटिंग लास्ट क्लास में पढ़ी थी। ठीक है, कि एग्रीकल्चर गुड्स को मार्केट तक पहुंचाना है तो कौन कौन सी दिक्कतें इन्वॉल्व है, दैट इज एग्रीकल्चर मार्केटिंग। अब बेटा इसका मेन क्वेश्चन देखो, एग्रीकल्चर मार्केटिंग उतना नहीं आता, ये क्वेश्चन 1 मार्कर आता है। जो मेन क्वेश्चन इसमें बनता है ना ये बनता है कि गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर को इंप्रूव करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स लिए। ये एग्रीकल्चर मार्केटिंग दिक्कतें ये सब मैं आपको लास्ट क्लास में बता चुकी थी। तो गवर्नमेंट ने बेटा कौन कौन से स्टेप्स लिए थे एग्रीकल्चर मार्केटिंग को इंप्रूव करने के लिए, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इसको स्टार मार्क करोगे अपनी बुक में। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, व्हाट वर द स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट इन डेवलपिंग रूरल मार्केट। ठीक है, रूरल मार्केट में अभी हमने जो दिक्कतें थी मैंने आपको बता दी। ठीक है, कम प्राइस पे लेते थे, कम वेट पे लेते थे, फार्मर्स को मार्केट की नॉलेज नहीं थी, इसलिए वो सीधा अपने गुड्स किसको बेचते थे, मिडलमैन, इंटरमीडिएरी को देते थे। ठीक है, तो अब हमारे पास आता है स्टेप्स, गवर्नमेंट ने कौन कौन से स्टेप्स लिए बेटा एग्रीकल्चर मार्केटिंग को इंप्रूव करने के लिए। ठीक है, जो रूरल मार्केट में दिक्कतें आती थी, तो गवर्नमेंट ने सबसे पहला स्टेप लिया था रेगुलेटेड मार्केट। गवर्नमेंट ने ना प्रॉपर मार्केट बना के दिए फार्मर्स को। पहले फार्मर्स मिडलमैन को अपना प्रोड्यूस क्यों बेचते थे बेटा, क्योंकि उनको मार्केट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं कि कहां कहां पे मंडियां सिचुएटेड है और जहां पे वो अपने प्रोडक्ट जाके बेच सकते। तो गवर्नमेंट ने क्या करा बेटा, प्रॉपर मार्केट ऑर्गेनाइज करके बना दिया, अपनी मंडी, आजादपुर मंडी, बहुत सारी मंडीज बना दी। ठीक है, पूरे रेगुलेटेड मार्केट्स ओपन कर दी। ठीक है, इससे क्या हुआ, फार्मर्स जो है वो मिडल मैन से बच गए। ठीक है, वो अब सीधा जाने लग गए और सीधा मार्केट में जाके अपने गुड्स को बेचने लग गए अपने मुंह मांगे प्राइस पे। ठीक है, तो पहला स्टेप जो गवर्नमेंट ने रूरल मार्केट को डेवलप करने के लिए लिया था वो था रेगुलेटेड मार्केट। बट बेटा आपको पता है अभी भी फार्मर्स की पोजीशन वर्स्ट है। तो गवर्नमेंट ने स्टेप्स तो बहुत सारे लिए हैं बेटा, बट उनकी भी कुछ ड्रॉबैक है। गवर्नमेंट ने रेगुलेटेड मार्केट ओपन करे बट स्टिल देयर इज नीड ऑफ 27,000 मोर रेगुलेटेड मार्केट। जो गवर्नमेंट ने रेगुलेटेड मार्केट्स ओपन करे थे ना बेटा, ये पूरे रूरल फार्मर्स को कवर नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, तो अगर अभी भी हम बताएं बेटा तो अभी भी हमें 27,000 मोर रेगुलेटेड मार्केट्स की रिक्वायरमेंट। नीरा आगे आना, आगे आ जा बेटा। ठीक है, तो देयर इज स्टिल नीड ऑफ 27,000 मोर रेगुलेटेड मार्केट्स इन रूरल एरिया। या दीक्षा के साथ एडजस्ट हो जा बेटा। ठीक है, कि अभी इतने हमें फिर भी रेगुलेटेड मार्केट चाहिए। तो मैं आपको इसकी ड्रॉबैक भी पूछूंगी बेटा कि गवर्नमेंट ने पहला स्टेप क्या लिया भाई रूरल मार्केट को डेवलप करने के लिए, रेगुलेटेड मार्केट्स ओपन करे। ठीक है, रेगुलेटेड मार्केट बना दिए, फार्मर्स को बता दिया कि यहाँ पे मार्केट है, जाके अपना प्रोड्यूस बेच लो। बट स्टिल इसकी ड्रॉबैक पूछूंगी कि तो आप मुझे ये बताओ कि देयर इज स्टिल नीड ऑफ 27,000 मोर रेगुलेटेड मार्केट, कि अभी भी हमें 27,000 और रेगुलेटेड मार्केट की रिक्वायरमेंट है अगर एग्रीकल्चर को पूरी तरीके से डेवलप करना है। ठीक है, तो एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए बेटा ये गवर्नमेंट ने पहला स्टेप लिया था रेगुलेटेड मार्केट्स ओपन करे। दूसरा स्टेप गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज प्रोवाइड करी। अब फार्मर को दिक्कत क्या आ रही थी, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं थी, वेयर हाउसेज, कोल्ड स्टोरेज, ये सारी चीजें नहीं थी। तो गवर्नमेंट ने उनको रोड, रेलवे, वेयर हाउसेज, कोल्ड स्टोरेज, ये सब चीजें प्रोवाइड कर। तो सेकंड स्टेप जो गवर्नमेंट ने लिया था बेटा रूरल मार्केट को डेवलप करने के लिए, दैट वाज इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज। ये मैं आपसे पूछूं तो पहला स्टेप क्या लिया था, रेगुलेटेड मार्केट ओपन करे, बट उसकी ड्रॉबैक क्या है कि देयर इज स्टिल नीड ऑफ कितने मार्केट, 27,000 मोर रेगुलेटेड मार्केट। दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी दी, इसमें आप सब लिख दोगे बेटा, रोडवे, रेलवे, गोडाउन, वेयर हाउसेज, कोल्ड स्टोरेज, सब दिया। ठीक है, ताकि फार्मर्स की सिचुएशन जो है वो इंप्रूव हो पाए। तो सेकेंड स्टेप गवर्नमेंट ने ये लिया था। और तीसरा स्टेप बेटा जो गवर्नमेंट ने लिया था एग्रीकल्चर मार्केट को डेवलप करने के लिए वो था कोऑपरेटिव मार्केट सोसाइटी।
अगर आपको याद हो तो लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि भाई बहुत सारी कॉपरेटिव हैं आज की डेट में, तो कॉपरेटिव हाउसिंग भी है, कॉपरेटिव बैंकिंग भी है, बहुत सारी कॉपरेटिव सोसाइटी। उन्हीं में से एक कॉपरेटिव आती है कॉपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी। कॉपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी में क्या होता है बेटा, फार्मर्स इसके मेंबर होते हैं। जैसे सपोज करो हम सारे फार्मर्स हैं, तो सारे फार्मर मिलके जो है हम कॉपरेटिव का पार्ट है। तो कॉपरेटिव सोसाइटीज का ये काम होता है कि अपने मेंबर्स को फेयर प्राइजेस दिलवाना। तो जितने फार्मर्स होते हैं ना, कॉपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी उनको उनके गुड्स के फेयर प्राइजेस दिलवाती है, उनको एक्सप्लॉयटेशन से बचाती है। किसके एक्सप्लॉयटेशन से? इंटरमीडिएट यानी मिडलमैन के एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है भाई। और मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि इंडिया का सबसे बड़ा कॉपरेटिव क्या था? अमूल। ठीक है ना, इंडिया में सबसे बड़ा कॉपरेटिव। तो इस पे ये मैं आपको पूरा शॉर्ट नोट अभी बताऊंगी। ठीक है, ये हम बाद में लिखेंगे। अभी आपने सिर्फ इतना पढ़ना है बेटा कि कॉपरेटिव मार्केटिंग जो थी, इनका मेन काम क्या था? टू रियलाइज फेयर प्राइजेस ऑफ फार्मर्स प्रोड्यूस। ये फार्मर को उनके गुड्स के फेयर प्राइजेस दिलवाती। ठीक है, ये कॉपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी। तो रूरल मार्केट को डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट ने कौन कौन से स्टेप्स लिए, मैंने ये बताया। पहला पॉइंट बताया, रेगुलेटेड मार्केट ओपन करें। ठीक है, मार्केट बना के बता दी यहाँ पे मार्केट है, जाओ बेच लो। बट स्टिल देयर इज नीड ऑफ कितने मार्केट? 27,000 मोर रेगुलेटेड मार्केट। ठीक है, तो वो उसका ड्रॉबैक है। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी दी, इसमें सारा इंफ्रास्ट्रक्चर लिख दोगे, रोडवे, रेलवे सब दिया। तीसरा, कॉपरेटिव मार्केटिंग का पार्ट बने फार्मर्स। ठीक है, कॉपरेटिव मार्केटिंग क्या करती थी? फार्मर का प्रोड्यूस खरीदती थी और उनको उनके प्रोड्यूस के फेयर प्राइसेस दिलवाती थी। ठीक है, अब बेटा गवर्नमेंट ने रेगुलेटेड मार्केट भी ओपन कर दिए, इंफ्रास्ट्रक्चर भी दे दी, कॉपरेटिव फार्मिंग भी खोल दी। ठीक है, फिर भी फार्मर्स की सिचुएशन इंप्रूव नहीं हो। तो गवर्नमेंट ने बोला अपना कुछ पॉलिसी हम सीधा डायरेक्टली खुद ही बनाते। तो गवर्नमेंट ने कुछ डिफरेंट पॉलिसीज इंस्ट्रूमेंट भी ओपन करे। इसके अंदर बेटा सबसे पहला आती है एमएसपी। फुल फॉर्म बोलो, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। गवर्नमेंट एमएसपी लेके आई, जिसपे बवाल चलता रहता है, आपको बता। तो एमएसपी लेके आई तो गवर्नमेंट ने फार्मर्स को बोला कि एक मिनिमम प्राइस दे दिया। ठीक है, कि आपसे कोई भी खरीदेगा तो आप एक मिनिमम प्राइस पे अपना प्रोडक्ट जो है बेचो, इससे कम में मत बेचो। ठीक है, तो पहली पॉलिसी जो गवर्नमेंट की सबसे बड़ा एक्शन था वो एमएसपी लेके आना था। दूसरा, गवर्नमेंट ने देखा कि यार हमने हर चीज बनाई है, कोल्ड स्टोरेज भी फार्मर को दी, इंफ्रास्ट्रक्चर भी दी है, फिर भी फार्मर्स को बेनिफिट नहीं हो रहा। तो गवर्नमेंट ने बफर स्टॉक्स होते जो गवर्नमेंट खुद ही बनाता है, गवर्नमेंट ओन्ड होते, गवर्नमेंट ने बफर स्टॉक्स भी बना दी। फार्मर्स को बोला कि अगर तुम्हारा एक्सेस प्रोड्यूस है ना, आप यहाँ पे स्टॉक कर लो। ठीक है, शॉर्टेज के टाइम पे हम उसको यूज कर लेंगे। बट बफर स्टॉक्स का एक अच्छा इंपैक्ट है बेटा। बफर स्टॉक्स क्या करती है? एक तो रेगुलरिटी मेंटेन करती है सप्लाई में। इट मेंटेन्स रेगुलरिटी इन सप्लाई ऑफ फूड ग्रेन। अगर बफर स्टॉक्स ना हो तो मार्केट में फूड ग्रेन की इरेगुलर सप्लाई। ठीक है, तो बफर स्टॉक्स के थ्रू एक तो रेगुलरिटी मेंटेन होती है बेटा सप्लाई। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना, सबसे बड़ा एडवांटेज बफर स्टॉक का यही है। प्राइस भी स्टेबल रहता है बफर स्टॉक्स के थ्रू। अच्छा, मार्केट में प्राइस बढ़ने को बोलते क्या है? इन्फ्लेशन। मैंने कई बार आपको बताया। ठीक है, राइज इन प्राइसेस, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन कब आता है? इन टाइम ऑफ शॉर्टेज और सरप्लस। शॉर्टेज, जब गुड्स की शॉर्टेज होती है तो प्राइस बढ़ते, विच में लीड टू इन्फ्लेशन। बट बफर स्टॉक्स तो शॉर्टेज को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं कि अगर शॉर्टेज हो जाएगी तो कोल्ड जो ये बफर स्टॉक है इनके से हम गुड्स निकालेंगे और बेचेंगे। तो बफर स्टॉक से एक तो प्राइस भी स्टेबल रहता है, दूसरा सप्लाई भी रेगुलर रहती है। ये दोनों एडवांटेज पूछूंगी मैं आपसे बफर स्टॉक्स। तो बफर स्टॉक्स हेल्प्स टू मेंटेन रेगुलरिटी इन सप्लाई एंड इट हेल्प्स टू इन मेंटेनिंग स्टेबिलिटी इन प्राइस। प्राइस को स्टेबल करने में भी हेल्प करते हैं और सप्लाई को भी रेगुलेट करने में हेल्प करते हैं बफर स्टॉक। तो ये कुछ एक्शन थे जो गवर्नमेंट ने डायरेक्टली खुद ही लिए थे। तो सबसे पहला एक्शन लिया, एमएसपी फिक्स कर दिया भाई कि एक मिनिमम प्राइस पे आप अपने गुड बेचो, इससे कम पे मत बेचो। दूसरा एक्शन जो गवर्नमेंट ने लिया वो ये ले लिया, बफर स्टॉक्स बना दिए। इससे एक तो मार्केट में रेगुलर सप्लाई हो गई, दूसरा प्राइसेस स्टेबल हो गए बिल्कुल। ठीक है, और मैंने आपको बताया था ना कि इंडिया में गुड्स की शॉर्टेज कौन सी ईयर में आई थी? 1991। मैंने आपको बताया था कि इंडिया में सबसे बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस थे 1991 में। तो गवर्नमेंट ने डिसीजन क्या लिया था? कौन सी पॉलिसी लेके आई थी? एलपीजी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, दैट इज एलपीजी। तो इंडिया में सबसे बड़े क्राइसिस बेटा 1991 में थे और 1991 में ही शॉर्टेज थी फूड ग्रेन। और इंडिया ने अमेरिका से, ठीक है, हर जगह से, हर कंट्री से मांगा था। ठीक है, एसेंशियल कमोडिटीज इंडिया ने उस टाइम पे मांगी थी और हमारे पास बीइंग शॉर्टेज थी उस टाइम पे, ठीक है, पैसा भी नहीं था, तो इंडिया अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर पा रही थी और मार्केट में इन्फ्लेशन आता जा रहा था। सबसे भयंकर इन्फ्लेशन भी तभी आया था। तो उस टाइम पे अमेरिका ने, मैं अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि भाई जो सुअर के आगे चारा डालते हैं ना, तो अमेरिका ने वो ऑफर किया था इंडिया को, याद आ रहे? बताया था ना मैंने आपको
तो 1991 में जब हमने उनसे मांगा था तो उन्होंने बोला कि जो सुअर को खिलाते हैं ना चारा वो ले लो इंडियंस, ठीक है। तो उसका बदला इंडिया अब ले रही है, इस साल लिया था, मैंने आपको बोला था। इस साल अमेरिका हमसे मांग रही है, उनके पास फूड की शॉर्टेज हो रखी है, तो अब इंडिया अकड़ के बैठी हुई, हम क्यों दे, ठीक है। इंडिया कह रही है याद करो वो दिन 1991, ठीक है, जब हमने मांगा और तुमने हमें क्या पिग वाला खाना दे रहे थे, तो अब हम नहीं देंगे, ठीक है। तो इसलिए उस चीज को मेंटेन करने के लिए बेटा गवर्नमेंट ने ये शुरू करे थे बफर स्टॉक्स बनाना। पहले बफर स्टॉक्स का इतना इंपॉर्टेंस नहीं थी इंडिया के अंदर। जब देखा कि भाई 1991 में तो हमें इतने क्राइसिस आ रहे कि सुअर का खाना पड़ रहा है, ठीक है, तो बेटर है कि आप बफर स्टॉक्स मेंटेन करो। और दूसरी पीडीएस ओपन करें, फुल फॉर्म बोलो, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसको राशन शॉप्स बोलते हैं, ठीक है। राशन शॉप्स में आज भी बेटा जो वीकर सेक्शन है बीपीएल है, फुल फॉर्म बोलो बीपीएल की, बिलो पॉवर्टी लाइन जितने भी लोग हैं, ठीक है, उनको जो सबसे ज्यादा बेनिफिट करते हैं ना वो यही करते हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, दैट इज राशन शॉप्स, ठीक है। राशन शॉप्स के थ्रू जो वीकर सेक्शन है बेटा वो पूरे महीने का राशन मात्र 50 रुपए के अंदर लेके आ जाते हैं। उसमें आपके पास व्हीट भी आ जाती है, राइस भी आ जाती है, शुगर भी आ जाती है, ठीक है ना, और आपके पास ऑयल भी, केरोसिन भी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो ये सारा चीजें जो है वो गवर्नमेंट एसेंशियल कमोडिटीज देती है, मैगी बर्गर पास्ता नहीं देती रायन, ठीक है। तो जो एसेंशियल कमोडिटीज है वो सप्लाई करती है, ठीक है। तो ये 3 डिफरेंट पॉलिसी थी बेटा जो आज तक चलती आ रही है और आज भी इंडिया को काफी बेनिफिट कर रही। बीच में बातें नहीं करो प्लीज कोई भी। तो देखो ये डिफरेंट पॉलिसी में पहली पॉलिसी आप बताओगे एमएसपी आई, ठीक है। एमएसपी क्यों आई? टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ फार्मर्स, ठीक है ना। गवर्नमेंट फिक्सेस अ मिनिमम सपोर्ट प्राइस which is regarded as an offer price at which government is willing to buy any amount of grain from the farmers, ठीक है। एक मिनिमम प्राइस था जिस प्राइस पे गवर्नमेंट फार्मर से उनका प्रोड्यूस खरीदती थी, ठीक है, उसे हम एमएसपी बोलते हैं, ठीक है। दूसरा मेंटेनेंस ऑफ बफर स्टॉक, इसको बुक में अगर गलत है तो करेक्ट कर लो, बफर स्टॉक है, बटर लिखा हुआ आई थिंक, ठीक है, तो इसको सही कर लेना, बफर स्टॉक। तो बफर स्टॉक्स मेंटेन कौन करती है, पहले ये चीज ध्यान में रखना, 1 मार्कर आ सकती है, एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। एफसीआई क्या करती है, जो एसेंशियल कमोडिटीज है लाइक व्हीट है, राइस है, जो बहुत जरूरी है भाई, अब सब्जी भी खानी है तो या तो रोटी के साथ खाओगे या चावल के साथ खाओगे, ठीक है। तो एफसीआई क्या करती है बेटा, जो एसेंशियल कमोडिटीज है, व्हीट और राइस है, इसका बफर स्टॉक मेंटेन करती है, ठीक है, ताकि एक तो सप्लाई में रेगुलरिटी मेंटेन रहे, दूसरा प्राइस स्टेबिलिटी मेंटेन रहे, ये दोनों पॉइंट पूछूंगी। तो बफर स्टॉक्स आर मेंटेन बाय कौन? एफसीआई, गवर्नमेंट ओन्ड है भाई, ठीक है, गवर्नमेंट की है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, ये मेंटेन करती है। और बफर स्टॉक्स क्यों मेंटेन करती है? टू मेंटेन रेगुलरिटी इन व्हाट? सप्लाई, एंड टू मेंटेन स्टेबिलिटी इन व्हाट? प्राइस, ताकि एक तो प्राइस स्टेबल रहे, दूसरा सप्लाई रेगुलर, ठीक है। अभी ये क्वेश्चन होने वाला है, उसके बाद तुम्हारी बारी आएगी, एक एक करके नाम लेके पूछूंगी। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है पीडीएस, ये भी मैंने आपको बता दी। पीडीएस राशन शॉप्स के थ्रू वर्क करती है बेटा, इसमें एसेंशियल कमोडिटी सारी पुअर सेक्शन को ऑफर की जाती है, वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, बहुत ही कम प्राइस, ठीक है। तो फार्मर को, अब मेरे से आप लोगों ने तो पूछा नहीं कि फार्मर को इसका क्या बेनिफिट हुआ, तो अब मैं आपसे पूछती हूँ पीडीएस का फार्मर को क्या बेनिफिट हुआ? ये तो वीकर सेक्शन के लिए ऐसे करती है, बेटा फार्मर को ये बेनिफिट हो रहा था कि जो एक तो उनका एक्सेस प्रोड्यूस था, कईयों ने सही बोला है, वो गवर्नमेंट ले रही थी, ठीक है, और उसको पीडीएस के थ्रू मार्केट में सेल कर रही थी। तो वीकर सेक्शन को बेनिफिट हो रहा है कि उनको कम रेट पे मिल रहा है, फार्मर को बेनिफिट हो रहा है जो प्रोड्यूस वेस्ट हो रहा है उनसे वो कौन खरीद ले रही है? गवर्नमेंट खरीद ली, ठीक है। जो फार्मर का प्रोड्यूस मार्केट में नहीं बिकता था ना बेटा, जो एक्सेस प्रोड्यूस होता था वो गवर्नमेंट ले लेती थी। अब गवर्नमेंट को वेलफेयर भी तो करना है, तो एक्सेस प्रोड्यूस को वीकर सेक्शन को बेचना शुरू कर देती थी थ्रू पीडीएस। तो दोनों को बेनिफिट है, वीकर सेक्शन को भी है, फार्मर्स को भी बेनिफिट है, उनका प्रोड्यूस आसानी से बिक रहा है और उनको बेनिफिट है, उनको कम रेट पे मिल रहा है, ठीक है। सामने देखो, पीछे भाई मैं बार बार नहीं बोलूंगी, सामने ध्यान लगाओ। तो ये क्वेश्चन है बेटा, रूरल मार्केट को इंप्रूव करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए, मुंडी सीधी करोगे सभी के सभी। रूरल मार्केट को डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट ने सबसे पहला स्टेप कौन से मार्केट ओपन करे? रेगुलेटेड मार्केट, बट स्टिल देयर इज नीड ऑफ कितने मार्केट? 27,000 मोर रेगुलेटेड मार्केट। कौन सी फैसिलिटीज प्रोवाइड करी? इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, जिसमें रोडवे, रेलवे, वेयर हाउसेस सब आती,
ठीक है, तीसरी चीज गवर्नमेंट ने क्या करी, एग्रीकल्चर मार्केटिंग। ठीक है, फार्मर्स उनके मेंबर होते थे और वो फार्मर्स को उनके प्रोड्यूस के फेयर प्राइसेस दिलवाती थी। एग्रीकल्चर मार्केटिंग का ये काम होता है। ठीक है, और लास्ट पॉइंट मैंने बताया, डिफरेंट पॉलिसी में गवर्नमेंट ने 3 पॉलिसी लेके आए। पहले सबसे पहले क्या फिक्स करा, एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। फिर बफर स्टॉक्स मेंटेन करे। बफर स्टॉक्स क्या मेंटेन करने में, पहले तो मेंटेन कौन करती है, एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, और इट हेल्प्स टू मेंटेन व्हाट, रेगुलरिटी इन सप्लाई एंड स्टेबिलिटी इन प्राइसेस। ठीक है, एंड लास्ट इज पीडीएस। पीडीएस बेनिफिट किसको करती है, वीकर सेक्शन, क्योंकि कम प्राइस पे उनको जो है गवर्नमेंट प्रोडक्ट बेचती है। ठीक है, और ये वर्क करती है थ्रू द नेटवर्क ऑफ राशन शॉप्स। ठीक है, दिस इज पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो ये हम पूरा क्वेश्चन कर चुके हैं और इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है बेटा ये। अब ये क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूं इसमें क्या पढ़ना है, क्योंकि सब नहीं पढ़ना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट आर द ऑल्टरनेटिव चैनल्स, एग्रीकल्चर मार्केटिंग के चैनल्स बताने हमें। हमने दिक्कतें पढ़ ली, गवर्नमेंट ने कैसे इंप्रूव करा वो भी पढ़ लिया। अब एग्रीकल्चर मार्केटिंग के चैनल्स बताने, तो चैनल्स के अंदर वो पहले तो सारे मार्केट्स ही आ जाएंगे। फार्मर्स के लिए गवर्नमेंट ने मार्केट ओपन करे, इसमें से कोई 2 मंडी जो आपको याद हो रही है आप वो कर सकते हैं। अपनी मंडी सबसे आसान है, ठीक है, सबको अपनी याद रहती है। अपनी मंडी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। एक हदासपुर मंडी याद कर लो, वो रिद्धू मंडी भी है। ठीक है, तो कोई भी 2 मंडी याद कर लो। ठीक है, एनी 2 मंडी जो भी आपको याद हो रही है, ये सारा डिटेल में करने की जरूरत नहीं है, नहीं वो मत लिखना। ठीक है, ये जो गिवन है यही दो, कोई भी 2 मंडी कर लेना, और इस क्वेश्चन में कुछ नहीं पढ़ना। ये अलायंस में ये भी पढ़ने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो सिर्फ मैंने 2 मंडियों के नाम बोले और कुछ नहीं बोला। अब आते सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अब ये फिर से अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट भी है। क्वेश्चन है सामने देखेंगे सभी अब क्वेश्चन, क्योंकि इसमें आपसे ही मैं पुट करूंगी सारी के सारे। एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन आपसे पूछा जा रहा है, तो पहले तो मुझे आप बताओ डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है। एक्सपैंड, तो डाइवर्सिफिकेशन को सिंपल बोल सकते हैं चेंजेस। ठीक है, चेंजेस इज नोन एज डाइवर्सिफिकेशन। ठीक है, तो एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या हो गया, एग्रीकल्चर में चेंजेस। अच्छा, एग्रीकल्चर में चेंजेस लाने की रिक्वायरमेंट है, यस और नो, यस। एग्रीकल्चर रिस्की है, यस और नो। एम्प्लॉयमेंट ज्यादा है कम है, एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयमेंट कम है बेशर्मो। एग्रीकल्चर में सबसे ज्यादा बेशर्मो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट मिलती। ठीक है, एग्रीकल्चर में जितने बंदे काम कर रहे होते क्या दे एक्चुअली आर वर्किंग, नो। एग्रीकल्चर में सबसे ज्यादा डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। एग्रीकल्चर में बेटा जबरदस्ती लोग एंगेज है, क्योंकि रूरल एरिया में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं है। हर किसी के पास एक ही काम है, दैट इज फार्मिंग। फार्मिंग के अलावा और कोई काम ही नहीं। तो एग्रीकल्चर बेटा इंडिया में सबसे ज्यादा ओवरबर्डन है, ये ध्यान में रखें। तो एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन करने की क्यों रिक्वायरमेंट है बेटा, एक तो एग्रीकल्चर रिस्की है हमारी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कम है। राघव बोलो मत प्लीज। तो एक तो रिस्की हो गई, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कम हो गई, इनकम सर्टेन है अनसर्टेन है, अनसर्टेन। एग्रीकल्चर किस पे डिपेंडेंट है, मॉनसून पे, और मॉनसून आर अनसर्टेन। तो एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन करने की ये सारी नीड है बेटा जो मैंने आपको बताई। रिस्की है, एम्प्लॉयमेंट कम है, कोई स्कोप ही नहीं है, ठीक है ना, एग्रीकल्चर के अंदर ज्यादा। ठीक है, एग्रीकल्चर में कभी सुना है सीए लेवल का फार्मर, एमबीए वाला फार्मर, ऐसा सुना है, नहीं है ना। तो भाई कोई है ही नहीं, अपॉर्चुनिटीज ही नहीं है। ठीक है, तो वाई एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन इज एसेंशियल, ये मैंने आपको रीजन दी। रिस्की, एम्प्लॉयमेंट कम है, ठीक है, ओवरबर्डन है, ये सारे एसेंशियल है कि हमें एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन करना जरूरी है। अब आगे का क्वेश्चन ध्यान से समझना, एग्रीकल्चर में कौन कौन सी तरीके की डाइवर्सिफिकेशन होती है, क्योंकि ये मैं आपसे पूछूंगी, फिर ध्यान में रखना। एग्रीकल्चर में ना बेटा 2 तरीके की डाइवर्सिफिकेशन होती है। गवर्नमेंट ने क्या करा, आप सपोज करो मैं गवर्नमेंट हूं, आप पुअर फार्मर्स हो, ठीक है, तो गवर्नमेंट ने क्या करा, फार्मर से ना पहले पूछा कि भाई हम ना एग्रीकल्चर को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, सही है, करना चाहिए। तो फार्मर ने बोला चलो ठीक है कर दो, चेंजेस कर दो। अब फार्मर से पूछा गया, आप लोगों से पूछा गया, मैं क्योंकि मैं गवर्नमेंट हूं, तो आप लोगों से पूछा गया कि भाई एग्रीकल्चर आप छोड़ना चाहते हो कि आप एग्रीकल्चर छोड़ के मैं आपको और कहीं पे काम करने भेज दूं। तो अब कईयों ने बोला कि भाई नहीं, हमारे तो परदादा ने भी खेती बाड़ी करी है, दादा ने भी करी है, पापा ने भी करी है, हम भी खेती बाड़ी करी। तो गवर्नमेंट ने बोला कि अब इनके लिए क्या किया जाए।
ठीक है, जो लोग जबरदस्ती एग्रीकल्चर ही करना चाहते हैं तो उनके लिए क्या करना चाहिए, उनके लिए गवर्नमेंट लेके आई डाइवर्सिफिकेशन टू इन प्रोडक्टिव एक्टिविटी। डाइवर्सिफिकेशन इन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज का मतलब होता है बेटा डाइवर्सिफिकेशन इन एलीड एक्टिविटीज। फार्मर को बोला गया ठीक है आप काम करो, आपको हम और भी ऑप्शंस देते हैं, ठीक है, आप जो छोड़ना चाहते हो वो तो चले जाओ एलीड के अंदर, ठीक है, वो फिशरी पोल्ट्री ये सब में चले जाओ, और जो लोग जबरदस्ती एग्रीकल्चर करना चाहते हैं उनके लिए बेटा क्रॉपिंग पैटर्न में चेंजेस लेके आए। क्रॉपिंग पैटर्न का मतलब गवर्नमेंट ने कहा आप सिंगल क्रॉपिंग में डील कर रहे हो, आप कॉन्टिन्यूसली आलू उगा रहे हो और आपको इनकम नहीं हो रही तो आलू के साथ प्याज भी उगा लो, ठीक है, मे बी प्याजों से इनकम हो जाए, प्याज से नहीं हो रही टमाटर ग्रो कर लो, मे बी उधर से इनकम हो जाए। तो गवर्नमेंट जो लोग बेटा एग्रीकल्चर करना चाहते थे जबरदस्ती उनके लिए गवर्नमेंट चेंजेस लेके आई क्रॉपिंग पैटर्न। गवर्नमेंट ने सिंगल क्रॉपिंग को मल्टी क्रॉपिंग में शिफ्ट कर कि आप सिंगल क्रॉपिंग में डील मत करो, मल्टी क्रॉपिंग में जाओ। और जो लोग कहते थे हम तो थक चुके अब हम और खेती बाड़ी नहीं करना चाहते, उनके लिए गवर्नमेंट ने बोला जाओ आप एलीड में चले जाओ, फिशरी पोल्ट्री इन सब चीजों में चले जाओ, ठीक है। तो एग्रीकल्चर में बेटा दो तरीके के चेंजेस आए थे। जो लोग एग्रीकल्चर छोड़ना चाहते थे उनको गवर्नमेंट ने भेजा प्रोडक्टिव एक्टिविटी में यानी एलीड में। जो एग्रीकल्चर ही जबरदस्ती करना चाहते थे उनको गवर्नमेंट ने बोला आप क्रॉपिंग पैटर्न में चेंजेस करो, आप सिंगल क्रॉपिंग में डील मत करो, आप मल्टी क्रॉपिंग में जाओ। तो अब मैं आपसे पूछूंगी कि पहले तो डाइवर्सिफिकेशन क्यों जरूरी थी, उसके आपने मुझे रीजन दिए थे। रिस्क ज्यादा है कम है, ज्यादा, एम्प्लॉयमेंट कम है, पॉवर्टी ज्यादा है, ठीक है ना। तो ये सारे एसेंशियल है कि भाई डाइवर्सिफिकेशन बहुत जरूरी है। डाइवर्सिफिकेशन आने के बेनिफिट क्या हुए, ये सब चीजें उल्टी हो गई। अब जब गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर को चेंजेस करा तो रिस्क कम हो गया, एम्प्लॉयमेंट बढ़ गई, ये सारे बेनिफिट हुए, ठीक है। और डाइवर्सिफिकेशन दो तरीके की, जो लोग फार्मिंग में एंगेज होना चाहते थे उनके लिए चेंजेस किसमें लेके आई गवर्नमेंट, क्रॉपिंग पैटर्न, फ्रॉम सिंगल क्रॉपिंग टू मल्टी क्रॉपिंग। जो छोड़ना चाहते थे उनको बोला आप एलीड में चले जाओ, फिशरी पोल्ट्री इन सबको नॉन फार्म में चले जाओ और उनके थ्रू पैसा कमाओ, ठीक है। तो दो लोगों के लिए डाइवर्सिफिकेशन आई, ये ध्यान में रखना। अब पहले आप रीजन देखोगे, द नीड ऑफ डाइवर्सिफिकेशन अराइजेस बिकॉज देयर इज ग्रेटर रिस्क, ये मैंने आपको बता दी। एक तो एग्रीकल्चर में रिस्क है, फार्मिंग पे टोटली आप डिपेंडेंट, एंड टू प्रोवाइड प्रोडक्टिव सस्टेनेबल लाइवलीहुड मिलता नहीं है, ठीक है ना, कि अगर हमने एग्रीकल्चर को चेंज नहीं किया होता। और बेनिफिट क्या हुए, इसको अपोजिट कर देना, बेनिफिट यही हुए हमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हमारी बढ़ गई, पॉवर्टी कम हो गई, इनकम बढ़ गई, ठीक है। तो ये सारे आपके ड्रॉबैक है, चेंजेस करे तो उसके बेनिफिट हमें ये मिले, ठीक है। अब आप लिखोगे डाइवर्सिफिकेशन कौन सी तरीके की होती, तो देयर इज टू टाइप्स ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। पहली है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन फ्रॉम सिंगल क्रॉपिंग टू मल्टी क्रॉपिंग। तो लोगों को सिंगल क्रॉपिंग से लेके गवर्नमेंट ने बोला मल्टी में जाओ, ठीक है, कहीं से तो अगर आपको इनकम होगी कम से कम। दूसरा गवर्नमेंट ने डाइवर्सिफिकेशन टू प्रोडक्टिव एक्टिविटी, एनिमल्स के थ्रू भी आप कमा सकते हो, फिशरी पोल्ट्री एनिमल हस्बेंड्री ये सब चीजें आती है इसके अंदर, ठीक है। तो ये सारी एलीड एक्टिविटीज में गवर्नमेंट ने लोगों को बोला, ठीक है भाई, क्लियर हो गया भाई, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। अब नेक्स्ट पे आते हैं, देखो क्वेश्चन पे, एक्सप्लेन द टर्म गोल्डन रेवोल्यूशन। आपने एक रेवोल्यूशन आप पढ़ चुकी हो, कौन सा रेवोल्यूशन पढ़ा था, ग्रीन रेवोल्यूशन, जिसमें कौन से सीड्स को यूज किया गया था, ठीक है, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। इंडियन फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कौन है, एमएस स्वामीनाथन। भाई जिसको याद नहीं है, जो भूल चुके हैं या जिन्होंने करा नहीं है, ठीक है, इंडियन फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन वाज एमएस स्वामीनाथन, ठीक है। और ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया में दो फेजेस से पास आउट हुआ था, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट फेज आई थी मिड ऑफ 1960 टू 1970 और सेकंड आई मिड ऑफ 1970 टू 1980। जिसको नहीं याद है बेटा, तो ग्रीन रेवोल्यूशन में हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स यूज किए थे, ठीक है, बेटर सीड्स आए थे, प्रोडक्टिविटी बढ़ी थी। फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन एमएस स्वामीनाथन है, ठीक है। और ग्रीन रेवोल्यूशन दो फेजेस से पास आउट हुआ था, मैंने आपको बता दी, फर्स्ट सेकंड कब आई थी मैंने बता दी। अब ये रेवोल्यूशन है गोल्डन रेवोल्यूशन। सबसे पहले तो गोल्डन रेवोल्यूशन का टाइम पीरियड आपको याद करना, 1991 टू 2000। द टाइम पीरियड बिटवीन 1991 टू 2003 वाज टर्म्ड एज गोल्डन रेवोल्यूशन। ये पूरा टाइम पीरियड हम इसको गोल्डन रेवोल्यूशन कहते हैं, 1991 से लेके 2003 का पूरा टाइम पीरियड, ठीक है। क्यों कहते हैं, अब देखो ग्रीन रेवोल्यूशन क्यों कहा था, क्योंकि इसमें कौन से सीड्स यूज हुए थे, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड। इसके अंदर गोल्डन रेवोल्यूशन इसलिए कहते हैं बेटा बिकॉज देयर इज ट्रिमेंडस इंक्रीज इन ग्रोथ ऑफ हॉर्टिकल्चर। ये कई हॉर्टी करते, ठीक है, तो जैसे आर भी है बीच में, हॉर्टिकल्चर नहीं है, दिस इज हॉर्टिकल्चर,
ट्रिमेंडस इंक्रीज इन ग्रोथ ऑफ हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर का मतलब होता है जैसे मिक्स क्रॉपिंग करना, ठीक है। फार्मर्स को बोला कि हर चीज में आप डील करो, वेजिटेबल, फ्लावर्स, फ्रूट्स, कैश्यू नट, स्पाइसेस, सब चीजों। इसको हम गोल्डन रेवोल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। तो अगर आपको एक जगह से इनकम अनसर्टेन है, दूसरे से सर्टेन हो जाएगी, नहीं तो तीसरे से हो जाएगी, नहीं कहीं से तो होगी भाई, ठीक है। दिस इज हॉर्टिकल्चर, ठीक है, उसे हम हॉर्टिकल्चर बोलते हैं। तो टाइम पीरियड याद करोगे 1991 टू 2000। इस टाइम पीरियड को क्यों कहते हैं गोल्डन रेवोल्यूशन? ट्रिमेंडस इंक्रीज इन ग्रोथ ऑफ, फिर हॉर्टी बोल रहे हो, हॉर्टिकल्चर, ठीक है। हाँ, ट्रिमेंडस इंक्रीज इन ग्रोथ ऑफ हॉर्टिकल्चर, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू बताओगे इसको। देखो भाई, पढ़ के भी देख लो। द ग्रोथ ऑफ हॉर्टिकल्चर सेक्टर इज एट स्पेक्टेकुलर स्पीड इज कॉल्ड गोल्डन रेवोल्यूशन। द पीरियड मैंने आपको बता दिया 1991 टू 2003 था बेटा, ठीक है। और इसमें सारी तरीके की वैरायटीज आई थी बेटा, नंबर ऑफ फ्रूट्स, ठीक है, कैश्यू नट्स, नंबर ऑफ स्पाइसेस, हर चीज को गवर्नमेंट ने बोला था इंक्रीमेंट करो, ठीक है। दिस इज हॉर्टिकल्चर, हो गया। टाइम पीरियड याद है गोल्डन रेवोल्यूशन का? 1991 टू 2000। हुआ क्या था? ट्रिमेंडस इंक्रीज इन ग्रोथ ऑफ, शर्मा क्यों रहे हो? ट्रिमेंडस इंक्रीज इन ग्रोथ ऑफ, फिर जान जान के हॉटी हॉटी कर रहे हो। हॉर्टिकल्चर है बेशर्मो, सब कंजर भर्ती हो रखे हैं। देखो बेटा, आज की क्लास का एक लास्ट क्वेश्चन हम करेंगे अब। एक्सप्लेन द रोल ऑफ नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट। नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट का क्या रोल है बेटा? ये अच्छे से कर लोगे आप, ठीक है। हाँ, ये तो आपको ऐसे ही याद हो जाएगा बेटा, क्योंकि अभी आपने पीछे एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन पढ़ी। अच्छा, रूरल डेवलपमेंट चैप्टर पढ़ रहे हैं हम, याद है ना? चैप्टर का नाम रूरल डेवलपमेंट है। रूरल डेवलपमेंट इज अ कौन सा प्रोसेस याद है? कॉन्टिन्यूअस, कॉम्प्रिहेंसिव और सोशियो इकोनॉमिक प्रोसेस विच एम्स टू इंप्रूव ऑल एस्पेक्ट ऑफ रूरल लाइफ। कुछ कुछ तो याद है। कितने की इशू थे रूरल डेवलपमेंट के? 5 की इशूज थे, ठीक है, ध्यान में रखना। क्रेडिट देने के कौन कौन से सोर्सेस थे? नाम बोलो। इंस्टीट्यूशनल एंड, किससे लोन लेना चाहिए? एक्सप्लॉइट कौन करते हैं? मनी लेंडर किस में आते हैं? ठीक है, लैंड डेवलपमेंट बैंक। एग्रीकल्चर की एपेक्स बॉडी कौन सी ईयर में बनी थी? 1982, 12th ऑफ जुलाई 1982, ठीक है। एसएचजी कौन सी ईयर में बने थे? देख के नहीं बोलना, 1990। एसएचजी से 4 साल पहले तनवा, ठीक है, 1986। 5 साल बाद कुदुम्बश्री 1995। दोनों विमेन एम्पावरमेंट को प्रमोट करती, ठीक है। ये सारी चीजें मैंने आपको बताई। अब ये लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट का रोल आपसे पूछा। इधर लक्ष्य कार्तिक बातें नहीं बेटा, इधर नहीं करना बेटा। इस आज का बोला नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट का रोल हमसे पूछा बेटा अभी इस क्वेश्चन के अंदर। नॉन फार्म का मतलब आपको पता है एलिड एक्टिविटी, फिशरी, पोल्ट्री, ये सब चीजें नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट में आती। तो आपने एग्रीकल्चर की दिक्कतें आपको पता है, यस और नो? रिस्की है, यस। तो नॉन फार्म रिस्की होगी, नो। एग्रीकल्चर में इनकम सर्टेन, अनसर्टेन? तो नॉन फार्म में इनकम सर्टेन, रेगुलर होगी। एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, कम है? कम है। फिर ज्यादा है ज्यादा बोलते बेशर्मो, अभी बताइए डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट है। एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कम है, और बेशर्मो ये भी ध्यान में रखना एग्रीकल्चर ओवरबर्डन है, ठीक है, जबरदस्ती लोग उसमें एंगेज है। और नॉन फार्म क्या करता है? एग्रीकल्चर के ओवरबर्डन को एब्जॉर्ब करता है, कि अगर जबरदस्ती उस पर काम कर रहे हो तो उठ के चले जाओ नॉन फार्म, ठीक है। तो नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट एब्जॉर्ब्स द ओवरबर्डन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, ये ध्यान में रखना। तो नॉन फार्म रिस्की भी नहीं है, इनकम भी सर्टेन है, एग्रीकल्चर के ओवरबर्डन को भी एब्जॉर्ब करता है। पॉवर्टी बढ़ती है से कम होती है? कम होती है, पॉवर्टी भी कम होती है। जीडीपी बढ़ती है, कम होती है? बढ़ती है, ठीक है। ये सारी नॉन फार्म का एडवांटेज है। देखो इसको पढ़ के भी देखते हैं एक एक करके। तो इट इंक्रीज, लिंक करके पढ़ोगे तो भूलोगे नहीं। इनकम बढ़ती है, पॉवर्टी कम होती है, सस्टेनेबल लाइवलीहुड मिलता है, एम्प्लॉयमेंट ज्यादा मिलती है। और ये किसके ओवरबर्डन को ऑब्जॉर्ब करती है? मैंने आपको बताया था नॉन फार्म, फार्म के, फार्मिंग के, एग्रीकल्चर के ओवरबर्डन को ये एब्जॉर्ब करती है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इसमें ज्यादा है, ज्यादा भी है, सर्टेन भी, ठीक है ना। एम्प्लॉयमेंट